नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है एस्ट्रोडाउजिंग एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बिना कोई भी ऑकल्ट एजुकेशन अधूरा रहता है। आज एस्ट्रोलॉजी के साथ डाउजिंग को कंपाइल करके जो प्रेडिक्टिव साइंस और प्रेडिक्टिव ऑकल्ट साइंस के बारे में मैं जब निरीक्षण करता हूँ या काम करता हूँ, तब मैंने सोचा कि ये एस्ट्रोडाउजिंग नाम से इनको अविहित करना चाहिए। हालांकि मेरा शुरुआत एस्ट्रोलॉजी से ही हुआ था। इन माय एस्ट्रोलॉजिकल करियर जब मैं कोई भी हॉरोस्कोप देखता था, सबसे पहले मैं सैटर्न का पोजीशन को देखने का कोशिश करता था। मार्केट में ये प्रचलित है, कोई भी आके पूछता है सबसे पहले कि मेरा 7.5 चल रहा है या मेरा दहिया चल रहा है। उनको उसके बारे में, उनका मूवमेंट के बारे में उतना पता नहीं होता है, लेकिन उनको वो सवाल सबसे पहले उनके दिमाग में आते हैं। उनको ये भी नहीं पता सैटर्न का जो दशा है वो कितना साल का होता है। सैटर्न का दशा 19 साल का होता है। सैटर्न का खुद का घर कुंभ राशि और मकर राशि को माना जाता है। सैटर्न सबसे पावरफुल तुला राशि के घर पे होता है और सैटर्न सबसे नीच मेष राशि के घर पे होते हैं। कभी कभी वृश्चिक राशि में भी सैटर्न नीच माना जाता है। माई पॉइंट इज वाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट सैटर्न टुडे, बिकॉज इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैटर्न, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अनफोल्ड द सीक्रेट ऑफ ऑकल्ट साइंस। 2 दिन पहले हम लोग मकर संक्रांति क्रॉस कर चुके हैं। मकर संक्रांति is a time when sun enters in Capricorn. सूरज मकर राशि के घर पे प्रवेश करता है, जो बड़े महाराज का घर है, सैटर्न का घर है। रूपक के आवरण से कि दोनों शत्रु है, पिता पुत्र दोनों शत्रु है। इसके साथ लीजेंडरी एल्यूशन भी काफ़ी सारा है। सूरज कुंभ राशि के घर को जला दिया, बड़े महाराज बेघर हो गए, और इसके बाद मकर राशि में आके बाप बेटे का मिलन हुआ। ये तो है रूपकार्थ। ओरिजिनल देखा जाए तो सैटर्न स्टैंड्स फॉर वायलेट, अल्ट्रावायलेट कलर, एंड सन स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड. These are completely two different poles. And we know that when two completely different kind of character they are coming together, it creates a fusion. अभी सैटर्न के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि शरीर का कौन कौन अंग के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता है। ये चीज़ मैं बता दूं, सैटर्न कंट्रोल्स नर्वस सिस्टम। तो नर्व के साथ तो पूरा बॉडी कनेक्टेड है, तो इसलिए डेफिनेटली ब्रेन, आई, टीथ, वॉइस, हार्ट, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लिम्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, leg pain, everything, it is connected to Saturn. और सैटर्न कौन सा डिपार्टमेंट पे, कौन सा फील्ड के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से उनका विचरण रहता है, ये देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, सॉफ्टवेयर, मीडिया एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल फील्ड। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो स्ट्रगल करके आए हैं, जो ऑनेस्टली उनका काम के लिए स्ट्रगल किए हैं, आइडियोलॉजी के लिए, उनका एम्बिशन के लिए जो ऑनेस्टली स्ट्रगल किए हैं, उनको सैटर्न ऑलवेज एक बहुत बड़ा स्थान देते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड के साथ ही जरूरी नहीं है, ये मीडिया के साथ भी नहीं है, ये कोई भी फील्ड हो, वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सिंगिंग हो, कोई भी करियर के साथ जुड़े हुए हो, सैटर्न पहले उनको स्ट्रगल करवाता है। स्ट्रगल के ज़रिए वो बंदा सीखता है। उनको सीखना जब परिपूर्णता मिलने लगते हैं तो डेवलपमेंट होता है। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि सैटर्न हम लोगों को बहुत तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं। एक्चुअली ये बात दरअसल सही नहीं है। हम लोग नॉर्मली सिस्टम के अंदर आना पसंद नहीं करते, तो सैटर्न हम लोगों को एक अपना स्टाइल में वो सिस्टम में लेके आते हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता।
लेकिन बाद में जब हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगने लगता। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, रिसेंटली कोई एक वायरस के ज़रिए एक बहुत बड़ा पेंडेमिक, एक सिचुएशन चारों तरफ फैल गया था, चारों तरफ एक हाहाकार मचा दिया था। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि वी आर डूइंग लॉट ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस, एंड इफ यू सी, यू कैन ऑब्जर्व दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड, दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, इट डिडंट अफेक्ट देम मच। कोई अगर गांव में आप जाएंगे, कोई फार्मर को देखेंगे जो मेहनत कर रहा है धूप में, या तो कोई मजदूर मेहनत कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ करेक्शन बाई सैटर्न। तो इसीलिए सूरज के किरणें के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उनको ये चीज़ उतना तकलीफ नहीं दिया। बाद में अमेरिका, जर्मनी, अलग अलग लेबोरेटरी में ये प्रूव किया गया, जिनके शरीर में अल्ट्रावायलेट ज़्यादा आया उनके ऊपर ये डिजीज़ ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। तो मेन पॉइंट इज, सैटर्न इज अ प्लैनेट विच इज बिहेविंग लाइक ए टीचर। बहुत लोग इनको सेंट प्लैनेट भी बोलते हैं। अब ये सैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप में देखा जाता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका मेष लग्न है, तो मेष लग्न अगर होगा तो उनका 10th एंड 11th लॉर्ड होगा सैटर्न, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि उनका 10वां और 11 भाव में होता है। अभी देखना पड़ेगा सैटर्न है कौन सा घर पे। अभी सैटर्न अगर पावरफुल कोई घर पे हो तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव घर पे भी हो या तो मैलेफिक हाउस में भी अगर सैटर्न हो तो भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये मान के चलना बहुत गलत होता है कि सैटर्न अगर कोई नेगेटिव हाउस में है या नीच घर पे है, जैसा मेष राशि के घर पे हो, या तो अष्टम भाव में हो या छठे भाव में हो या 12वां घर पे हो, वो खराब रिजल्ट देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग हमेशा पूछते हैं कि साढ़े सती किसको बोलते हैं। जिनको पता है उनको भी ये पता नहीं होता है कि साढ़े सती के अंदर भी लोगों का बहुत डेवलपमेंट होता है, क्योंकि साढ़े सती छोड़ के भी जब बड़े महाराज का महादशा आता है, बहुत लोगों को लाइफ में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता है। साढ़े सती के बारे में अगर हम लोग बात करें, कोई एक जातक जिसका मेष राशि है, वो शुरू होता है जब बड़े महाराज सैटर्न, इट इज एंटरिंग इन द हाउस ऑफ पिसिस। मीन राशि के घर पे जब सैटर्न का एंट्री होता है तो अब मेष राशि का साढ़े साथी शुरू होता है। एक एक घर पे सैटर्न 2.5 साल रहते हैं। मीन राशि के घर पे 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद सैटर्न जाते हैं मेष राशि के घर पे। उधर वो 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद वो जाते हैं वृषभ राशि के घर पे। उधर 2.5 साल जैसे ही खत्म होता है वैसे ही मेष राशि का साढ़े साथी कंप्लीट हो जाता है। अभी धाइया के बारे में बात करते हैं। मेष राशि अगर किसी का है तो उसका 4th एंड 8th जो हाउस है, वो हाउस में जब सैटर्न एंट्री करते हैं उनको हम लोग कंटक में सैटर्न और हम लोग धाइया बोलते हैं। मेष राशि का 4th हाउस है कर्क राशि और अष्टम भाव है वृश्चिक राशि। जैसे ही सैटर्न कर्क राशि के घर में प्रवेश करते हैं 2.5 साल के लिए, वो धाइया का एक अवसर बनता है। इस तुला राशि क्रॉस करके जैसे ही बड़े महाराज सैटर्न वृश्चिक राशि के घर पे एंट्री लेते हैं, उस वक्त उनका धाइया शुरू होता है 2.5 साल के लिए। जैसे वृश्चिक राशि छोड़ के वो धनु राशि के घर पे पहुंचते हैं तो वो धाइया खत्म हो जाता है। सिर्फ धाइया और साढ़े साथी या तो बड़े महाराज मतलब सैटर्न का 19 साल का जो महादशा है, यही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसके साथ साथ ये देखना पड़ता है उनके साथ कौन कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह कौन सा घर पे बैठे हुए हैं, वो घर का अधिपति ग्रह कौन है, वो घर का वही जगह का नक्षत्र कौन है, वो नक्षत्र का अधिपति ग्रह कौन है।
ये देखने के बाद हम लोगों को नवांश देखना पड़ता है। नवांश में बड़े महाराज का स्थिति देखने के बाद हम लोगों को दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जाना पड़ता है। मेजर पीरियड, सब पीरियड, इंटर पीरियड, प्रो इंटर पीरियड जब तक हम लोग नहीं देखते तो सैटर्न के बारे में पूरा आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोडाउजिंग के साथ एस्ट्रोलॉजी का ये एक बहुत अच्छा मेल बंधन है। एस्ट्रोडाउजिंग में जो ऑरा मिलता है वो ऑरा के जरिए सैटर्न का स्थिति बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है। इतना तक कितना डिग्री में वो ट्रांजिट कर रहा है और उसका कॉम्बिनेशन में कौन सा प्लैनेट है, उसका किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह का इन्फ्लुएंस है, किस ढंग से इन्फ्लुएंस करता है वो दूसरा ग्रह को, और वो इंसान या वो प्रतिष्ठान का जो भविष्य है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव है, वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलता है। इसलिए एक वीडियो के ज़रिए ये बताना या तो ये वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजी को बहुत इजीली समझाना बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज और भी बढ़ता है जब वो ट्रांजिशन में एक के बाद एक ग्रह के साथ अलग अलग ढंग से वो रहने लगते हैं। जैसा अधिमित्र, सैटर्न का अधिमित्र गुरु शुक्र का माना जाता है। शुक्र अगर उनका अधिमित्र है तो उनके साथ सैटर्न का जब एक साथ दशा और अंतरदशा आते हैं उस वक्त भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। सैटर्न गुरु का कॉम्बिनेशन में भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। सैटर्न का दूसरा फ्रेंड मरकरी, उनके साथ भी जब कंजुगेशन में आता है एक साथ, तब भी तकलीफ आता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि दोस्त के साथ बैठ गया मतलब बहुत अच्छा हो गया, दुश्मन के साथ बैठा तो बहुत ख़राब हो गया। इतना इजीली जनरलाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एस्ट्रोलॉजी को कोई जनरलाइज करना इतना आसान चीज़ कम से कम मुझे नहीं लगता। सैटर्न का सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है अलग अलग डिग्री में उनका वर्क। सैटर्न का 1 डिग्री टू 5 डिग्री, 5 डिग्री टू 9 डिग्री, 9 डिग्री टू 12 डिग्री, 12 डिग्री टू 18 डिग्री, 18 डिग्री टू 23 डिग्री अलग अलग कैरेक्टर सामने दिखाई देने लगते हैं और वो दूसरा ग्रह के प्रभाव में आके अलग ढंग से बिहेव करने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बोल के आज का वीडियो को ख़त्म करूँगा। सैटर्न का 2 घर है, एक है कुंभ राशि का घर, एक है मकर राशि का घर, जिसके बारे में मैं पहले भी बोला। मकर संक्रांति तब होता है जब सूरज आके मकर राशि के घर पे प्रवेश करता है। तो ये एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है, क्योंकि देवलोक में एक दिन और धरती में वो एक साल माना जाता है। तो देवलोक का जो एक दिन है वो एक दिन का शुरुआत वो मकर संक्रांति से शुरू होता है। इसीलिए पितामह भीष्म यही दिन में उनका शरीर को त्यागने का निश्चय किया था। वही दिन भगीरथ जी ने गंगा मैया को कपिल मुनि का आश्रम से प्रवाहित होते हुए सागर में विलीन करवाने का बहुत बड़ा काम किए थे। मेष राशि का घर और वृश्चिक राशि का घर, ये दोनों घर मंगल जी का घर है। कुंभ राशि का घर और मकर राशि का घर, ये दोनों घर सैटर्न का है। मंगल जी के घर पे चंद्रमा और सैटर्न नीच का होते हैं और मंगल जी कुंभ राशि और मकर राशि के घर पे उच्च का होता है। खास करके मकर राशि के घर पे मंगल सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। हालांकि उनका खुद का घर है मेष राशि का घर और वृश्चिक राशि का घर। इसका बोलने का तात्पर्य ये है, बहुत लोग बड़े महाराज को खुश करने के लिए नीलम पहनते हैं, लेकिन नीलम का कलर वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ए, बी एंड सी के अंदर सीमित रहता है। लेकिन बड़े महाराज सिर्फ अल्ट्रा वायलेट से अगर खुश होते तो मंगल जी उनके घर पे कैसे उच्च होते। इसीलिए पुराण में वर्णन किया गया कि बड़े महाराज को खुश करने के लिए उनका जो आराध्या देवी दक्षिणा काली, उनका लोग रेड कलर का जो फूल है
वो उनको अर्पण करते हैं। कोई कोई बजरंग बली के मंदिर में जाके लाल सिंदूर या सरसों का तेल चढ़ाते रहते हैं। ये सब रूपक के आवरण में कथाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई कोई लाल मूंगा भी पहनते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े महाराज के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन वी कैन कंक्लूड so easily that in which way we can satisfy Saturn. इसीलिए ये निष्कर्ष पे पहुंचना आसान नहीं होता कि किस तरह से हम लोग सैटर्न को, मतलब बड़े महाराज को, हम लोग खुश कर सकते हैं। Saturn is a planet which is controlling our brain, our thought process, our creativity, our ambition, aim in life, everything. So, if we want to energize our nerve and if we can work efficiently in any secret department or in a very difficult department, we have to definitely worship Saturn. Then definitely you can get lot of fame, name, etc., whatever you want, and that is definitely concerned with Sun. But without the blaze of Saturn, you can never get success in any occult related science or in a secret science or any kind of research. It may be related to music, film, politics or any other stream. So इसीलिए मेरा यही सबको बोलना है कि वर्क हार्ड. If you are working hard, you are worshipping Saturn. And if you are worshipping Saturn today, tomorrow or day after, definitely you are going to get the result. So work hard, don't expect result. Definitely Saturn will give you a result, no doubt about it. Thank you, my dear friends.